Today we are going to discuss about the bioequivalence study. In previous lectures we discussed about the bioavailability study, different parameters of bioavailability study, IVC, in vitro in vivo correlation. All these things we discussed in previous lecture. In this lecture we discuss about the bioequivalence study. First of all we have to know what is meant by bioequivalence. Bioequivalence है क्या? पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा. First, bioequivalence is a relative term which denote that drug substance in two or more identical dosage form reaches the systemic circulation at the same relative rate and to the same relative extent. मतलब ये है कि दो अलग अलग ड्रग सब्सटेंसेस हैं, वो दो अलग अलग जो भी ड्रग के प्रोडक्ट है या अलग अलग मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट है उसको सेम उसका आइडेंटिकल डोसेस फॉर्म के अंदर आप उसको बना रहे हैं और वो बनाने के बाद में उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहेगी जिसको हम बोलते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो वो कितने रेट से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब हो रहा है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, ये जो टर्म होता है इसको हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी बोलेंगे. व्हाट इज नीड ऑफ बायोइक्विवेलेंस? कब हम स्टडी करते हैं बायोइक्विवेलेंस की? बायोइक्विवेलेंस बेसिकली स्टार्ट होगा जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब कोई ड्रग इन्वेंट होगी, ड्रग कोई नया फॉर्मुलेशन न्यू ड्रग जब प्रोडक्ट डिस्कवर होता है तो वो डिस्कवरर जो भी रहेगा जिसने डिस्कवर किया तो उसके 10 to 15 ईयर्स का टाइम उसके अंदर उसने स्पेंड किया और नियर अबाउट 400 to 500 करोड़ उसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया. तो उसके लिए वो जो उसका प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट होता है उसको रिटर्न निकालना होता है. देयरफॉर देयर इज प्रोविजन फॉर पेटेंट, उसके लिए वो पेटेंट करेगा और पेटेंट होने की वजह से 5 साल या 10 साल 15 साल का जो भी उसका पीरियड रहेगा पेटेंट का, तो वो पेटेंट के पीरियड में कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर कोई दूसरा कंपनी उसको बना नहीं सकती वो प्रोडक्ट को. बट अब जब उसका काम उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो टाइम पूरा होने के बाद में कुछ दूसरे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं जिसको हम अपने टर्म में बोलेंगे जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट. मतलब एक इनोवेटर का प्रोडक्ट अलग होगा और एक कोई दूसरी कंपनी उसको बना रही तो उसको हम जनरल टर्म के अंदर बोलते हैं जेनरिक ड्रग्स. तो वो जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट रहता है तो वो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट की सेम केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, सेम फॉर्मुलेशन है, बट इनोवेटर ने उसको नहीं बनाया. तो अब इसको मार्केट में लाने के लिए जैसे एनडीए की स्टडी रिक्वायर्ड थी नए प्रोडक्ट के लिए, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन. अब जब जेनरिक ड्रग को मार्केट में आना उसके लिए ANDA स्टडी रिक्वायर्ड है, मतलब उसके लिए एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन. तो उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा बायोइक्विवेलेंस स्टडी. मतलब ये कि अब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है और नए प्रोडक्ट के लिए उसकी जो स्टडी रहेगी तो वो डायरेक्ट क्लिनिकल इफेक्ट से ज़्यादा अब हम चेक करेंगे उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसका रेट एंड उसका एक्सटेंट. तो ये चीज़ कंसिडर करते ये होता बायोइक्विवेलेंस स्टडी. अब कैसे करेंगे उसके लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे बायो अवेलेबिलिटी स्टडी के लिए हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, सेकेंड थिंग इज यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट एंड थर्ड थिंग इज फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट. मतलब उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट क्या रहेगा. तो इन चीज़ों से हम पता करेंगे उसका बायोइक्विवेलेंस. बायोइक्विवेलेंस क्यों होता है, क्या होता है बायोइक्विवेलेंस में, जैसे हमने डिस्कस किए इट इज कंपेरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी. सिंपल टर्म में अगर बोले इट इज कंपेरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 2 और मोर ड्रग प्रोडक्ट. मतलब उसका रेट और एक्सटेंट जो है ड्रग प्रोडक्ट का, नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में आ रहा है या दूसरा मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है तो उसका रेट और एक्सटेंट जो रहेगा उसकी स्टडी है बायोइक्विवेलेंस. 2 products or formulation contain the same active ingredient are the bioequivalent if there is a rate and extent of absorption is same. कब बोले कि बायोइक्विवेलेंट है? बायोइक्विवेलेंस कब हुआ है कि जब 2 और मोर या 2 प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, दोनों में सेम है और उसका रेट और एक्सटेंट भी एब्जॉर्प्शन का सेम है, तो इसको हम बोलेंगे बायोइक्विवेलेंस है. अब बायोइक्विवेलेंस ये स्टडी करने के लिए जैसे हमने पहले देखे इन विट्रो और इन विवो स्टडी टेस्टिंग से या कंपेरेटिव क्लिनिकल ट्रायल से या फार्माकोडायनेमिक स्टडी से हम इसको चेक करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज नीड ऑफ बायोइक्विवेलेंस. जैसे फर्स्ट डिस्कस किया हमने कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है तो उसके लिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी इंपॉर्टेंट रहेगी. तो नया प्रोडक्ट जो है ये इनोवेटर का प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है तो उसको अप्रूव्ड करना है, अप्रूव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट बोल के. तो उसके लिए रहेगा
फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस और अल्टरनेटिव। तो वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस या अल्टरनेटिव के लिए हम स्टडी करते हैं बायो इक्विवेलेंस। मेन नीड क्या रहेगी, व्हेन देयर इज द रिस्क ऑफ बायो इन इक्विवेलेंस, मतलब उसका रेट और एक्सटेंट जो रहेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने का, अगर इन इक्विवेलेंस के चांसेस रहेंगे एट दैट टाइम वी स्टडी द बायो इक्विवेलेंस। सेकेंड थिंग इज रिस्क ऑफ फार्माकोथेरापेटिक फेल्यूर, जब ऐसा रिस्क के चांसेस रहेंगे कि फार्माकोथेरापेटिक फेल्यूर के चांसेस रहेंगे एट दैट टाइम we should study the bioequivalence. These are the basic need of bioequivalence study. अब अलग अलग टर्म कौन से रहेंगे इसमें, किसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस, दो प्रोडक्ट सेम है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इसमें अलग अलग इक्विवेलेंस रहेगा, एक है केमिकल इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, थेरापेटिक इक्विवेलेंस एंड द ये तीन तो जनरल इक्विवेलेंस रहेंगे। तो केमिकल इक्विवेलेंस मीन्स व्हाट, टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट कंटेन द सेम लेबल केमिकल सब्सटेंस, दो और मोर प्रोडक्ट है, इट कंटेन द सेम लेबल केमिकल सब्सटेंसेस, सेम केमिकल सब्सटेंस। जैसे पैरासिटामोल एक केमिकल एंटिटी है जो दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के इसमें सेम केमिकल सब्सटेंस पैरासिटामोल है, या 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन, ये अलग अलग केमिकल इक्विवेलेंट हो गया। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट किसे बोलेंगे, इट इंडिकेट द टू और मोर ड्रग सब्सटेंस आर द आइडेंटिकल स्ट्रेंथ। पहली चीज आइडेंटिकल स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्यूरिटी, ड्रग यूनिफॉर्मिटी एंड द डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक, ये सेम होना चाहिए, चाहे उसके अंदर के एक्सिपिएंट अलग अलग हो, बट ऑल दिस प्रॉपर्टीज शुड बी सेम, इसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। थर्ड है थेरापेटिक इक्विवेलेंस। थेरापेटिक इक्विवेलेंस किसे बोलेंगे, इट इंडिकेट द टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट दैट कंटेन द सेम थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड दैट एलिसिट द आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेम उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर है एंड ऑल्सो कंट्रोल द डिसीज टू सेम एक्सटेंट, इसको हम बोलेंगे थेरापेटिक इक्विवेलेंस। अब फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव किसे बोलेंगे, ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर टू द फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, उसका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अगर इफ दे कंटेन द सेम थेरापेटिक मोइटी आर डिफरेंट सॉल्ट, ईस्टर और द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेम मोइटी, इसको हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, उसका हम यूज कर रहे हैं। आर द डिफरेंट डोसेस फॉर्म और आर द डिफरेंट स्ट्रेंथ, इसको हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव, जो हमने पहले टर्म डिस्कस किया। देन हाउ टू स्टडी द बायो इक्विवेलेंस, अब कैसे हम स्टडी करेंगे बायो इक्विवेलेंस की। बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने के लिए जैसे हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, एक रहेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब इनोवेटर का, और दूसरा रहेगा जो नया प्रोडक्ट जिसका अप्रूवल होना है, मतलब उसको हम कंसिडर करेंगे टेस्ट प्रोडक्ट। तो ये एक है स्टैंडर्ड, दूसरा रहेगा टेस्ट। तो ये दोनों को हमको चेक करना है इसकी बायो इक्विवेलेंस। तो ये बायो इक्विवेलेंस के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग उसके लिए डिजाइंस है, अलग अलग डिजाइन है, उससे हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी करेंगे। वो डिजाइंस के कुछ एडवांटेजेस रहेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड नीड ऑफ दैट डिजाइन वी सेलेक्ट डिफरेंट बायो इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। डिपेंडिंग अपॉन उसके नीड हम उसको सेलेक्ट करेंगे बायो इक्विवेलेंस का कौन सा डिजाइन आपको सेलेक्ट करना है। एक है रैंडमाइज्ड डिजाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, दूसरा रहेगा रिपीटेटिव रैंडमाइज या फिर रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रिपीटेड मेजर, क्रॉसओवर डिजाइन, कैरी ओवर डिजाइन एंड लैटिन स्क्वायर। वी डिस्कस वन बाय वन ऑल। फर्स्ट इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब इसके अंदर क्या करना है, इन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन ऑल ट्रीटमेंट्स मतलब फैक्टर लेवल आर रैंडमली एलोकेटेड अमॉन्ग द ऑल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। मतलब ये समझ लो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हमने अलग अलग इसके अंदर रखे, और उसके अंदर से उसको जो ट्रीटमेंट हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देंगे तो वो हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑल ट्रीटमेंट अलग अलग सब्जेक्ट को हम देते रहेंगे, बट रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं क्या मेथड रहेगी इसके अंदर, ये रहेगा कि जैसे अलग ये पूरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसको हम डिजिट्स दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं, और सेम नंबर के डिजिट्स के हिसाब से जैसे 20 सब्जेक्ट है तो उसको हम नंबर देना स्टार्ट करेंगे 1 to 20। अब ये 1 to 20 इतने पेशेंट्स हो गए समझ, और ये पेशेंट्स के अंदर हम रैंडमली नॉन रिपीटेड रैंडम नंबर को इसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे, और वो सेलेक्ट करने के बाद में उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देंगे, और उसके बाद में फिर उसी पे वो ट्रीटमेंट रिपीट करते रहेंगे। सेम ट्रीटमेंट हम
उस पर रिपीट करते रहे। जैसे